देर रात। संजय का केबिन। बिल्कुल अनौपचारिक वक्त था ये ऑफिस में होने का। थके, निढाल, हाथों में अपने अपने शराब के गिलास थामे हुए संजय और मैं किसी बहस पर आगे बढ़ रहे थे। ये पोर्टिको का सुनहरा वक्त था। कई बड़े ब्रांड और नए चेहरे बस इसी से जुड़ गए थे, लेकिन यामिनी की मांग अब भी थी और संजय बड़ी डील सबसे पहले उसी के सामने रखता था। बहुत से अनाड़ी व्यापारी यामिनी को अपने प्रोडक्ट के लिए शुभ मानते थे। संजय अब तक किसी ऐसे नए चेहरे की तलाश में था जो यामिनी जैसे स्तंभ की जगह ले सके और उसके कारोबार को टूटने से बचा सके। एक तरफ यामिनी यहां से जाने वाली थी और दूसरी तरफ संजय को अपना काम खतरे में नजर आने लगा। फिर एक बड़ी डील संजय के हाथ में थी जो एक बार फिर यामिनी की गोद में गिरने वाली थी और मैं चाहता था कि ये डील इस बार रश्मि की गोद में गिरे। जाहिर है कि उसने इनकार ही करना था, क्योंकि वह किसी हारे हुए घोड़े पर दाव नहीं लगाना चाहता था। अंश, माना तू जो कह रहा है उससे रश्मि बहुत उठ सकती है, लेकिन तुझे यकीन है कि वह ये काम कर पाएगी? कुछ एक रैंप शोज, वो भी मेरी या तेरी बदौलत। यही है जो उसने आज तक किया है। ना वो डिमांड में है और ना ही उसे कोई अनुभव है। उसे कुछ और दिन हाथ साफ करने दे। उसने एक घूंट पिया। संजय, उसमें बहुत वक्त लग जाएगा। यामिनी वैसे भी ये फील्ड छोड़ ही रही है। हमें कुछ और ऑप्शंस चाहिए, कुछ नए चेहरे जिन पर हम भी भरोसा कर सकें, और मार्केट भी। उसे खुद अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। उसने आंख मारी और बेतहाशा हंसने लगा। तुम्हें तो बस मजाक करना है। मेरी नाराजगी का कुछ असर हुआ उस पर और ओके, सॉरी। गिलास मेज पर रखते हुए, लेकिन ग्लैंस को कोई सुपर मॉडल चाहिए इस प्रोडक्ट के लिए। एक कॉन्फिडेंट मॉडल, एक मशहूर चेहरा। शी कांट बी द फेस ऑफ दिस प्रोडक्ट। ग्लैंस वालों से बात करके भी अपना मुंह गंदा करने वाली बात होगी। वैसे भी हमारे मुंह कौन से दूध के धुले हैं? मैंने ताना मारा। मैं उसकी ओर झुका। तुम बात तो करो एक बार। उसकी जिद छूट रही थी। मैं जानता था कि छूट रही है, क्योंकि अब उसने अपनी बात के तर्क देने शुरू कर दिए। यार, रश्मि इस लायक नहीं है। पिछले 1 साल में अगर उसने कुछ किया है तो वह बस तुझसे दोस्ती। इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकी है जिसे गिना जा सके। मैं ये काम यामिनी को ही ऑफर कर रहा हूं, बस। बात खत्म। और अगर उसने मना कर दिया? ऐसा वाकई हो सकता था, क्योंकि यामिनी को भारत छोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं था। बमुश्किल ही वह किसी नए कॉन्ट्रैक्ट में बंधने को तैयार होती। संजय को एक बार फिर मैंने सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर वो मना करती है तो भी मैं किसी और नए चेहरे को मौका देने को तैयार हूं, लेकिन उसे नहीं। मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा तभी नहीं। ये मेरा आखिरी हथियार था। संजय सकपका गया। तू अपना वक्त खराब करेगा अंश, और साथ ही नाम भी। और अगर तुझे बात खुद करनी पड़ी तो जुबान भी। मैं आराम से अब अपनी कुर्सी पर बैठा। संजय, तुमने यामिनी को मौका दिया तब वो कुछ बनी थी ना? नहीं तो वो भी तो धक्के ही खा रही थी, और शायद अब तक खाती रहती। मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ कसा। तुमने उसे बनाया है, और मुझे भी। उसका चेहरा मुझ पर मुस्कुराया भी, और उसमें एक नाज भी था। अंश, तुम दोनों हीरे थे। तुम में अपनी चमक थी, लेकिन रश्मि, वो मिट्टी है, मिट्टी। वह बन चुकी जो उसे बनना था। लगा मैं हार गया। उसके सामने कुछ बोलकर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं चुपचाप अपनी ड्रिंक पीने लगा। संजय ने कुछ महसूस किया मुझ में, और थोड़े मजाक के अंदाज में। मैं समझ नहीं पा रहा, आखिर तू करना क्या चाहता है? तू रश्मि को बनाना चाहता है या किसी और को मिटाना? तुम कभी कभी सोचकर भी बात कर लिया करो। मैंने गिलास एक तरफ रखा और गाड़ी की चाबी लेकर चलने लगा। कोई कोई मजाक चोट भी पहुंचा जाता है। अंश, उसने मुझे रोका। मेरे कदम एक पल को रुक भी गए, और 1000 तरीके पड़े हैं। अगर मुझे यामिनी से कोई चिढ़ी निकालनी होती तो। उसे इस काम से न तो कोई खास फायदा होने वाला है और न नुकसान। मैं यामिनी से अपने पर्सनल मैटर पर्सनली निपटा सकता हूं। उसके लिए मुझे तुम्हारे काम को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मेरा सारा सुरूर उतर चुका था। बेहतर यही था कि मैं वहां और न रुकूं। संजय ने भी मुझे और रोकने की कोशिश नहीं की। मैं वापस लौट रहा था, लेकिन जैसे ही अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, मुझे उसकी कॉल आ गई। वो रश्मि को यह मौका देने को तैयार हो गया।
इस तरह मेरी तरफ से रश्मि को अपनी जिंदगी का पहला ऐसा मौका मिला जिससे वो रनवे मॉडल से सुपर मॉडल में बदल गई। उसने काफी लंबा सफर एक ही छलांग में तय कर लिया। हालांकि इस पर मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी जितनी मैंने जिंदगी में किसी भी चीज पर नहीं की थी, लेकिन उसने भी मेरी मेहनत को सफल कर दिया। अब वो वाकई किसी मुकाम पर थी। लेकिन कहते हैं ना कि कामयाबी पाने से ज्यादा मुश्किल है उसे संभालना। रश्मि में यामिनी की लगभग सारी खूबियां थी, सिवाय एक ईमानदारी के। ये रश्मि की जिंदगी का सबसे अच्छा दौर था, क्योंकि उसके पास प्यार, पैसा और नाम सब कुछ था। इन सब में से उसने सबसे पहले अपना प्यार खोया, यानी मुझे। इस बीच मैं काम और इन झमेलों में इतना उलझा रहा कि करीब साल भर से घर नहीं जा सका। घर में सब मुझसे नाराज चल रहे थे। पता नहीं कितने दिनों से मैंने घर पर ठीक से बात तक नहीं की थी। कितने ही त्योहार, कितने ही खुशी और दुख के मौके जिनमें हमें साथ होना था, लेकिन मैं उनके साथ नहीं था। बस फोन पर ही बेटा होने का हक अदा कर रहा था, या उन्हें वक्त वक्त पर पैसे भेजकर। इस बार महीनों बाद पापा के श्राद्ध के लिए मैं घर जा रहा था। मेरे घर वालों को मुझसे कई शिकायतें थी, लेकिन आज भी मेरी वापसी पर उतने ही खुश थे जितने हमेशा होते थे। घर पहुंचकर हमेशा की तरह मेरा बैग मेरी बहनों के पास चला गया और मम्मी को बस मुझसे ही मतलब था। लेकिन वह इस बार मेरे वापस आने पर इतनी खुशी जाहिर नहीं कर रही थी। मैं उन्हें देखकर समझ गया कि इस बार मुझे उन्हें मनाने में थोड़ी मेहनत करनी होगी। उन्हें मेरे नाम, काम और बदनामी सबसे नाराजगी थी। वह मुझे लेकर दूसरी बार निराश दिखी, लेकिन पहले की तरह इस बार उन्हें कोई गलतफहमी नहीं थी। प्रीति भी जानती थी कि मैं शिमला आ रहा हूं। मुझे घर आए हुए 2 घंटे ही हुए थे कि मेरे मोबाइल पर उसका मैसेज आ गया। I am waiting outside. मैं मम्मी और बहनों के साथ चाय पी रहा था, लेकिन बीच में ही उठना पड़ा। रात के लगभग 12 बज रहे थे और वह अकेली ही बाहर खड़ी थी। मैं बाहर आ गया। ये एक चांदनी रात थी। मैं उसे साफ देख सकता था। मेरे घर के सामने की सड़क के पार एक घने से पेड़ के नीचे खड़ी हुई, अपने हुड की जेब में हाथों को डाले मैं उसकी तरफ बढ़ा। इस बीच वो काफी बदल चुकी थी। हाय प्रीति, ऑल गुड? मैंने फॉर्मेलिटी की। ठीक हो। और तुम्हारा हाल तो मैं नहीं पूछूंगी। प्रीति ने मेरे चेहरे पर देखते हुए कहा। मैंने अंदाजा लगाते हुए पूछा, ऐसा क्यों? कुछ पता है। कुछ अखबार में पढ़ लेती हूँ, कुछ टीवी पर देख लेती हूँ, और कुछ दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पर। ये एक शिकायत थी मेरे बिखरे बालों, हल्की सी बढ़ी हुई दाढ़ी और बुझी सी आंखों के खिलाफ। जो लड़की कभी मेरे तरस की मोहताज हुआ करती थी, वो आज मुझ पर तरस खा रही थी। अजीब एहसास था। तुम ना, ये इतनी रात को क्या कर रही हो? कल नहीं आ सकती थी? मैंने बात आगे बढ़ा दी। नहीं, रात भर नींद नहीं आती मुझे। तुम्हें सामने से देखने का मन कर रहा था। कुछ देर को लगा था कि वो बदल गई है, लेकिन नहीं। अंदर चलो, चाय पीते हैं। ये कोई सही वक्त नहीं था किसी के घर आने का। उसे अंदर आते हुए झिम्प हो रही थी। वो आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उसे खींचतान कर ले आया। वो उस वक्त मेरे परिवार के सामने सहज नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अपने कमरे में भेज दिया। अब ये किसी और के लिए अजीब था। जब मैं एक और कप चाय लेने नीचे आया तो अंश, ये प्रीति क्या कर रही है यहाँ, वो भी इस वक्त? माँ ने एक कप भरकर मेरे हाथ में दिया। कुछ नहीं माँ, मिलने आए हैं मुझसे। इतनी रात को? पागल है क्या? मुझे क्या पता, बचपन की दोस्त है, आ गई, इसमें बुराई क्या है? मैं वहां से चल दिया। जानता था कि अगर थोड़ी भी देर रुका तो सवाल कई गुना बढ़ जाएंगे। हाथों में चाय की प्लेट संभालते हुए अपने कंधे से मैंने दरवाजे को धीरे से धक्का देकर खोला। प्रीति मेरे कमरे की दीवार पर बने एक शो केस के सामने खड़ी थी। उसकी नजरें एक पुरानी घड़ी पर थी। जैसे ही उसे मेरे अंदर आने का एहसास हुआ, अंश, ये वही घड़ी है न जो मैंने तुमको दी थी? उसने अपने खुले से मुंह को हाथों से ढक लिया। हाँ, वही है। मैंने ट्रे एक नीचे रखी और एक कप उसे पकड़ा दिया। थैंक्स। उसकी नजरें अभी भी शो केस पर ही थी। आई कांट बिलीव इट।
तुमने अब तक संभाली है? कमाल है। कमाल तो और भी है, लेकिन वो बॉक्स पता नहीं कहाँ होगा। और असल में ये सब मैंने नहीं, मम्मी ने संभाली है। और भी बहुत कुछ है जो संभाल रखा है। मैं उसके बगल में खड़ा हो गया। अभी दिखा सकते हो अंश? सॉरी, अभी मुमकिन नहीं है, सब सोने चले गए हैं। मैंने एक उंगली से माथा खुजाते हुए कहा। वो चाय लेकर मेरे बिस्तर के एक कोने पर बैठ गई। मैं खुली खिड़की के एक कोने पर चढ़ा था। कुछ चुस्कियां चुपचाप लेने के बाद, और बताओ क्या चल रहा है? मैंने पूछा। बस जी रहे हैं। वैसे मेरी शादी की बात चल रही है घर पर। ओ वाह! मैंने दाद के भाव से एक तरफ नजरें की। ये एक अच्छी खबर थी, लेकिन तुमने फोन पर तो कभी बताया नहीं कि तुम शादी करने वाली हो। मैं हंसा। अजी हाँ, इतनी आसानी से नहीं। वह भी हंसी, लेकिन जल्द ही उसकी हंसी एक फीकी मुस्कान में सिमट गई। मैं अभी किसी को हाँ नहीं करने वाली। मेरा मन नहीं है अभी। मैं तैयार नहीं हूं। और इस तरह कभी हो भी नहीं पाओगी। तुम क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? ये वक्त वापस नहीं आएगा प्रीति। जानती हूं। उसकी आंखें कहीं गुम हो गई। और मैं चाहती भी नहीं कि ये वक्त कभी वापस आए। कप पर अपनी उंगलियों को मसलते हुए। मुझे नहीं चाहिए ये वक्त, ये जिंदगी। बस चाहती हूं कि किसी तरह कट जाए ये वक्त भी और ये जिंदगी भी। उसने अपनी पलकें मेरी तरफ उठाई तो पता चला कि वो आंसुओं की 2 बूंदें संभाले हुए है। परेशान हो चुकी हूं मैं। ये वक्त ठहर गया है अंश। जिंदगी तो तुम्हारी आगे निकली है। मुझसे पूछो, मेरी जिंदगी स्कूल से आगे अब तक बढ़ ही नहीं पा रही। कितनी कोशिश करती हूँ कि वक्त बदले, मेरी जिंदगी बदले, मैं बदल जाऊं, लेकिन नहीं बदल पा रही मैं। वो रो पड़ी। वो किसी गहरी किलस में रोए जा रही थी। एक चिढ़ थी शायद उसे अपने आप पर ही। कितनी टूटी सी, बड़ी अजीब बात थी। जो उस पर बीत रहा था उसे हम दुख कह सकते हैं, लेकिन जो मुझे महसूस हुआ वो पता नहीं क्या था। मुझे प्रीति की तकलीफ महसूस हो रही थी। यामिनी ने मुझे कम से कम इस काबिल तो बना ही दिया था। आखिर ऐसा ही कुछ तो मैंने भी झेला था यामिनी के चलते। मुझे प्रीति का दुख इतना महसूस हुआ जितना कभी नहीं हुआ था। इतना महसूस हुआ कि उसे गले लगा लिया। इतना कि उसके साथ मेरी भी आंखें भीग गई। उसके बाद उसकी सिसकियां कमरे में तब तक थी जब तक वह गई नहीं। हम दोनों चुप थे। चाहते थे कि बात को बदल दे, लेकिन नहीं बदल पाए। कुछ और मिला ही नहीं बोलने को। मुझे जाना है। अपने आंसू पोंछते हुए वह उठी। या दैट्स ओके, मैंने जैसे अपने आप से ही कहा। मैं उसे उसके घर तक छोड़ आया। वापसी में रास्ते भर उसके बारे में सोचता रहा। मैं जानता था कि उसका प्यार सच्चा है। मेरी जिंदगी की एक यही लड़की ऐसी थी जो तब तक बदली नहीं थी। वो आज भी वही प्रीति थी जो कभी स्कूल में मुझे मिली थी, और शायद वह भी उसी अंश को चाहती होगी जिसे उसने स्कूल में चाहना शुरू किया था। लेकिन अब मैं वो नहीं रह गया था।